दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इंडिया कर रहा है, उससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया ने पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन से बहुत ज़्यादा सीखा है। पहलगाम में अगर आपको याद हो तो इन्होंने पहले 40 मिनट में ये कह दिया था कि ये तो पाकिस्तान ने किया है, और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का लिंकेज शो करके उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की हुकूमत पे सारा कुछ डाल दिया था। अर्नब गोस्वामी हो गया, मेजर गौरव वारिया, इस तरह के लोग डेफिनेटली वो ये एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये पाकिस्तान ही है जिसने ये काम किया है। इनकी बहुत सारी एजेंसीज़ ने ये भी एक तासुर देने की कोशिश की है कि बांग्लादेश वाला एलिमेंट या बांग्लादेश वाला फैक्टर भी है। शेख हसीना वाजिद के लोगों के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में भी क्रैक डाउन हो रहा है, और शेख हसीना वाजिद साहिबा इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि अपनी आवाम को खुश करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमने एक और मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला किया है, तो बांग्लादेश, क्योंकि मिलिटरली बांग्लादेश इतना माइटी तो नहीं है, हमें पता है वो कमज़ोर है मिलिटरली। इसकी वजह है कि शेख हसीना वाजिद ने पूरी कोशिश की रखी कि 15 साल में अपनी मिलिट्री के ऊपर कोई पैसा ना लगाया जाए। तो इसकी वजह से बांग्लादेश जो हमारे भाई हैं वो इस काबिल अभी नहीं है कि वो एक फुल फ्लेज वॉर इंडिया के खिलाफ लड़। हिंदू 2.0 जैसे मैंने जिक्र किया, इन्होंने करना तो है, अब कब करेंगे, कहाँ करेंगे, उसका स्केल कितना होगा, ये उन्होंने खुद डिसाइड करना है, डिफ़ाइन करना है। अगर वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ करते हैं तो डेफिनेटली एस्केलेशन लेडर आप कह लें कि टू सम एक्सटेंट उनके हाथ में रहेगी, लेकिन अगर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं तो पाकिस्तान तो फिर इसको अपने हिसाब से जवाब देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। आज हाजिर हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलें बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इंडिया कर रहा है, उससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया ने पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन से बहुत ज़्यादा सीखा है। पहलगाम में अगर आपको याद हो तो इन्होंने पहले 40 मिनट में ये कह दिया था कि ये तो पाकिस्तान ने किया है, और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का लिंकेज शो करके उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की हुकूमत पे सारा कुछ डाल दिया था। इस बार उनकी मीडिया आउटलेट्स थोड़ी बहुत ये हरकतें कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने सीखा है। एक बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ वो इसको लेके चल रहे हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं कि जो उनका मीडिया है, देखिए अर्नब गोस्वामी हो गया, मेजर गौरव वारिया, इस तरह के लोग डेफिनेटली वो ये एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये पाकिस्तान ही है जिसने ये काम किया है। लेकिन इनकी बहुत सारी एजेंसीज़ ने ये भी एक तासुर देने की कोशिश की है कि बांग्लादेश वाला एलिमेंट या बांग्लादेश वाला फैक्टर भी है। जैसा कि हम जानते हैं पिछले 15-16 सालों से, जब से शेख हसीना वाजिद साहिबा हुकूमत में हैं बांग्लादेश की थी, तो बांग्लादेश एक तरीके से बहुत हद तक इंडिया की बोली बोलता था, जो कि इंडिया की डॉक्ट्रिन के हिसाब से था। इंडिया की पॉलिसी भी ऐसी थी कि वो इसने पूरे रीजन के ऊपर एक तरीके से कंट्रोल हासिल करना है। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है पिछले 1-1.5 साल से, आप देखें ओवरऑल एक चेंज आ गया। शेख हसीना वाजिद के लोगों के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में भी क्रैक डाउन हो रहा है, और शेख हसीना वाजिद साहिबा इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके कॉर्डियल रिलेशंस नहीं हैं बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा कुर्बत इख्तियार कर रहा है पाकिस्तान के साथ। नेवल चीफ ये भी उधर गए हुए थे, तो ये सारी चीज़ें इंडिया को पसंद नहीं हैं। तो इंडिया की कुछ एजेंसीज़ ये भी तासुर दे रही हैं कि ये जो टेररिस्ट थे, ये शायद बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ भी लिंक्ड हों। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि अगर वो ऑपरेशन 2.0 पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टार्ट करेंगे तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी इस बार। तो वो ये चाह रहे हैं कि अपनी आवाम को खुश करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमने एक और मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला किया है, तो बांग्लादेश, क्योंकि मिलिटरली बांग्लादेश इतना माइटी तो नहीं है, हमें पता है वो कमज़ोर है मिलिटरली। इसकी वजह है कि शेख हसीना वाजिद ने पूरी कोशिश की रखी कि 15 साल में अपनी मिलिट्री के ऊपर कोई पैसा ना लगाया जाए। तो इसकी वजह से बांग्लादेश जो हमारे भाई हैं वो इस काबिल अभी नहीं है कि वो एक फुल फ्लेज वॉर इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ पड़ें। आगे फ्यूचर में डेफिनेटली वो अभी जैसे अपनी चाइना से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि ये कोई एक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बांग्लादेश साइड पे भी कर रहे हैं। इनसे कोई बईद नहीं है इंडियन से वैसे। अच्छा, अब
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसे मैंने ज़िक्र किया, इन्होंने करना तो है। अब कब करेंगे, कहाँ करेंगे, उसका स्केल कितना होगा, ये उन्होंने खुद डिसाइड करना है, डिफ़ाइन करना है। अगर वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ करते हैं तो डेफ़िनेटली एस्केलेशन लैडर आप कह लें कि अब तो सम एक्सटेंट उनके हाथ में रहेगी। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं तो पाकिस्तान तो फिर इसको अपने हिसाब से जवाब देगा। तो हालात तो यही लग रहे हैं, जो उनकी पॉलिसी है वो यही पॉलिसी है कि इन्होंने ऑपरेशन 2.0 करना है। इनके नेवी के एडमिरल्स भी बोल रहे हैं, एयर चीफ, एयर मार्शल्स भी बोल रहे हैं, जनरल्स, आर्मी चीफ सब बोल रहे हैं, इनके पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं। तो इट मीन्स कि इन्होंने कुछ ना कुछ करना है। अब कोई छोटा-मोटा अटैक भी है शायद करके लोगों को बताएँगे बस हमने जी वो 1-2 बंदे मार दिए या कुछ झाड़ियाँ जला दी। लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ करना तो है अपनी आवाम को खुश करने के लिए। अब जो एक और बहुत ज़्यादा सस्पेंस वाली चीज़ थी वो थी कि त्रिशूल एक्सरसाइज़। लोग कह रहे थे कि 20-30 हज़ार मिलिट्री पर्सनल इंडिया के जमा हो गए पाकिस्तान के डिफरेंट बॉर्डर्स पे, तो एक्सपेक्टेड था कि इंडिया कोई ना कोई इसके गार्ब में, इसकी आड़ में कोई ना कोई अटैक करेगा और जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ख़त्म हुई है तो पाकिस्तान ने अभी हैमर स्ट्राइक के नाम से टिला फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज स्टार्ट की है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइज है बेसिकली, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे अगर इंडिया कोई किसी भी किस्म का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान को जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनके हिसाब से बेसिकली अपने आप को अब्रेस्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि देखिए, इंडिया का जो कोल्ड स्टार्ट इस एक्सरसाइज में हमने सुना होगा, कोल्ड स्ट्राइक। कोल्ड स्टार्ट 2002 में इन्होंने बेसिकली अपनी आर्मी में इंटीग्रेट किया था। इनको हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि क्योंकि इनकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, इनकी मिलिट्री भी स्ट्रेंथ में ज़्यादा है हमसे, और वो मुख्तलिफ और दूर दूर दराज इलाकों में डिप्लॉयड होते हैं पीस टाइम में। जब पाकिस्तान के साथ जंग की बात आती है तो उनको वहाँ से मोबिलाइज़ करना, वहाँ से एक जगह पे इकट्ठा करके या सबको एक पॉइंट पे पहुँचाना, उसमें बहुत देर लगती थी। ऑन अदर हैंड पाकिस्तान की क्योंकि नक्शे के हिसाब से चौड़ाई कम है, जो कैंटोनमेंट्स हैं वो करीब-करीब हैं, तो मोबिलाइजेशन फोर्सेस की टुवर्ड्स बॉर्डर आसान होती थी। कोल्ड स्टार्ट का मतलब ये था कि वो कहते थे कि इंडियन बॉर्डर से 50 से 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के ऊपर आप कैंटोनमेंट्स बनाएँ पूरी लाइन में, ताकि यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ एक कैंट के अंदर टैंक वाले भी हों, आर्मर्ड कोर भी हो, आर्टिलरी भी हो, एयर डिफेंस भी हो, इन्फेंट्री भी हो, मैकेनाइज्ड, ताकि जैसी जंगी सिचुएशन हो उनको ऑर्डर मिले, उनको अपने पहले से अपने टारगेट्स पता हों, जाएँ अटैक करें, पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ें, लड़ के उनसे मखसूस जगह हासिल करें। जैसी जगह हासिल करेंगे तो इंटरनेशनल पीस, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह देंगे कि वी आर रेडी फॉर द पीस। तो उनको पाकिस्तान का कुछ हिस्सा मिल जाएगा। ये उनका व्यू पॉइंट है, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि अगर पाकिस्तान से आप हिस्सा लेंगे तो पाकिस्तान न्यूक्स की तरफ जाएगा, न्यूक्लियर की तरफ जाएगा। तो वो कह रहे थे कि इससे पहले जितना हिस्सा है वो 2 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर आप पाकिस्तान से छीनें, उसके बाद पीस की बात करें और फिर उसके बाद बार्गेन जिस तरह करनी है आप करें। लेकिन अब क्योंकि वक़्त चेंज हो रहा है तो अब इन्होंने इसको बेसिकली चेंज करके या मॉडिफ़ाई करके, इसको इम्प्रोवाइज़ेशन करके कोल्ड स्ट्राइक इन्होंने बेसिकली की है, जिसमें ड्रोन्स का बेसिकली इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। आपने देखा होगा वो टीवी पे भैरव ब्रिगेड या भैरव यूनिट का भी एक ज़िक्र आ रहा होता है कि वो एक बड़े लीथल किस्म के लोग हैं जो कि इस स्पेसिफ़िक कास्ट के लिए उन्होंने असाइन उनको किया गया है। तो अब ये है, इसके खिलाफ पाकिस्तान ने टीबीएम टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से, छोटी नौइयत के न्यूक्लियर मिसाइल से, वो पाकिस्तान 100-200 किलोमीटर की रेंज, छोटा उसमें वॉरहेड न्यूक्लियर का डलता था, और जिसका मकसद ये था कि जिस इलाके पे इंडिया ने कब्ज़ा किया तो उस इलाके पे उसको फायर करें ताकि वहाँ पे जितनी भी उनकी नफरी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये बेसिकली हमारा उसका काउंटर हम आर्ग्यूमेंट था। अब जैसे चीज़ें चेंज हो रही है तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान ने भी वक्त के साथ अपने आप को चेंज करना है, इसमें ट्वीकिंग करनी है पाकिस्तान ने भी डेफ़िनेटली। अब हम बात करते हैं कि अगर ऑपरेशन 2.0 पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है तो कंपैरिजन की बात करते हैं, पीएफ वर्सेस आईएफ। देखिए, 2019 में अभिनंदन के वाक़े में पाकिस्तान ने जो स्पेक्टेकुलर कारकर्दगी दिखाई है, 2025 में जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने माशाल्लाह कारकर्दगी दिखाई है, तो उसमें तो अब कोई किसी को शक है नहीं किसी किस्म का। जो हमारे पास इस टाइम टॉप ऑफ द लाइन डीडीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम है, दैट इज़ पीएल-15, और उनके पास मेटेओर है। मेटेओर पीएल-15 जो हम यूज़ कर रहे हैं, चाइना वाला प्लाफ वाला बेसिकली, उसकी रेंज बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स है। जो मेटेओर है 140-145, तो 50
8 किलोमीटर का आप एयर में डिसएडवांटेज को आप ख़त्म नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्लेटफ़ॉर्म, नंबर ऑफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स, जो भी अब कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क रह नहीं है। जैसे पहले था उनके पास एक टाइम था कि 35 प्लस क्वाड्रेंट्स थे, अभी तो बहुत कम उनकी स्ट्रेंथ होगी इस क्वाड्रेंट्स की, वो तो अंडर स्ट्रेंथ चल रहे हैं। तो इस वजह से भी पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। S-400 अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक तबाह किया था, उसका जो रडार स्टेशन था। अभी वो सुना था कि कुछ और S-400 उन्होंने डिमांड किए थे रशिया से, अभी तक उनको मिले नहीं मिले ये मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो S-500 की तरफ जाएँगे, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान बेसिकली हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तरफ पाकिस्तान जिस तरफ रश कर रहा है, तो इट क्लियरली मीन्स कि S-400 की कैपेसिटी से वो बाहर हो जाएगा, तो दे विल डेफिनिटली गो विद S-500। अब S-500 रशियन को देता है नहीं देता, वो एक अलग बात है। तो अब बात करते हैं हम एक टॉपिक जो कि अक्सर लोग बात करते हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान नेवी वर्सेस इंडियन नेवी। लोग कहते हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं है। नंबर्स के हिसाब से अगर आप बात करें तो डेफिनेटली इंडियन नेवी को बहुत ज़्यादा एज है नंबर्स के हिसाब से मैं अगर बात करता हूँ। बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि अगर आपके नंबर्स ज़्यादा हैं तो आप अगले को आप शिकस्त दे पाएंगे वॉर के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आप जहन नशीं कर लें प्लीज़। देखिए, इंडिया की नेवी बहुत बड़ी है, हमारी लीन है, हमारी छोटी एक नेवी है, एफिशिएंट नेवी है, बट वी हैव अ वेरी एफिशिएंट नेवी। फ्रिगेट्स हैं हमारी, उनके पास डिस्ट्रॉयर्स बेसिकली हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स तो 2 हैं, लेकिन बेसिक जो वॉर फाइटिंग शिप्स हैं वो डिस्ट्रॉयर्स उनके पास ज़्यादा हैं, हमारे पास फ्रिगेट्स हैं, उनके पास फ्रिगेट्स भी बहुत हैं। तो लेकिन हमें जो एज जिस चीज़ पे हासिल है वो हमें एज हासिल है मिसाइल्स के ऊपर। हमारे पास हरबा मिसाइल है जिसकी रेंज 450 से लेके 750 के बीच में है, जो कि क्रूज़ मिसाइल है, जो कि अच्छी खासी रेंज है। इस तरीके से जो भी लास्ट ईयर पाकिस्तान ने स्मैश मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि सुपरसोनिक टू हाइपरसोनिक, टर्मिनल स्टेज पे वो हाइपरसोनिक हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी एडिशन है, 350 से 450 के बीच में इसकी रेंज है। अभी और भी मिसाइल्स के ऊपर बात हो रही है। फिर अभी जो सबमरीन की अगर हम बात करें, जो AIP है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिस वजह से वो ज़्यादा देर समंदर के अंदर एक सबमरीन रह सकती है। वो भी पाकिस्तान के पास एडवांस्ड हैं, ऑगस्टा क्लास और अभी 2 हंगोर क्लास अभी जो हमने सुना है कि अगले साल स्टार्ट में चाइना से रिसीव हो जाएंगी पाकिस्तान को, और उसके ऊपर पाकिस्तान बाबर क्रूज मिसाइल तो नहीं लगाएगा ऑब्वियसली। तो पाकिस्तान चाइनीज़ का अच्छे वाले जो हैं क्रूज मिसाइल हैं, जो सुपर सोनिक टू हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, पाकिस्तान डेफिनेटली वो लगाएगा। और उनके बाद तो फिर जो गेम है वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। और नेवी के डोमेन में भी इतना आसान नहीं होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स उन जगहों पे बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं, उन जगहों पे उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे आपने एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करना हो। जैसे हम US की बात करते हैं, नेटो ममालिक की बात करते हैं, पाकिस्तान इंडिया की केस में जहाज़ कराची से उड़ के जा सकते हैं इंडिया में, इंडिया के भी आ सकते हैं। तो इस वजह से बहुत कोई वायबल ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर, आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ा एसेट होता है। ये बहुत बड़ा एसेट होता है। इस एसेट को अगर कुछ नुकसान पहुँच गया, चलें तबाह होना तो दूर की बात, अगर थोड़ा-सा नुकसान भी इसको पहुँच गया, तो आपकी पूरी मिलिट्री और जो नेशन का मोराल है वो डाउन हो जाता है। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान और इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनकी नेवी, जो इंडियन नेवी है, वो वैसे ही इतनी मैसिव, इतनी बड़ी है। उनके पास 15 से 18 तो डिस्ट्रॉयर्स हैं। डिस्ट्रॉयर 7-8 हज़ार 9 हज़ार टन का जहाज़ होता है। उनके फ्रिगेट्स बहुत ज़्यादा एडवांस फ्रिगेट्स हैं, 15-16 उनके पास सबमरीन्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर को 600-700 किलोमीटर पे कराची के लेकर आएँगे कि ऐसी पॉइंट पे ले आएँ कि जहाँ से बड़ा आसान हो पाकिस्तान के लिए एक लैंड बेस्ड मिसाइल या एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल से पाकिस्तान उसको नुकसान पहुँचाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। फिर इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।